हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्दीमान। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्दीमान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार आप लोग के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो स्टूडेंट क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है कि कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट देखो बेटा, फर्स्ट वन स्टेटमेंट है हम लोग के पास, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रैवल कर सकती है इन वैक्यूम। ये क्या कर सकती है? ट्रैवल कर सकती है इन वैक्यूम। तो अब देखते हैं कि जो लाइट है क्या वो भी वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो जब लाइट भी वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है इसका मतलब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा कंसीडर की जा सकती है। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन कहता है लाइट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन। भाई फर्स्ट वन तो हमारा करेक्ट था, दूसरा कहता है लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो सब जानते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आपके पास कोई टॉर्च है और टॉर्च से अगर आप कोई बीम ऑफ लाइट निकालते हैं तो वो क्या होती है? बीम ऑफ लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन कहता है लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। अब देखो बेटा, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? अगर हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों एक साथ देखें तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव की। देखो क्या होती है ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होता है कि जो प्रोपागेशन होता है, प्रोपागेशन का मतलब होता है जो वेव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। तो मान लो प्रोपागेशन की डायरेक्शन है दिस वन, और जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन है ये, मतलब जो पार्टिकल के मोशन करने की डायरेक्शन है वो प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है। तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब बात कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये क्या होती हैं भाई। इसमें क्या होता है, जो प्रोपागेशन है मतलब जो रे ऑफ लाइट होती है वो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में अपना मोशन करते हैं, अप बैक एंड फ्रंट, ठीक है ना, फ्रंट एंड बैक में ये अपना मोशन करते हैं। तो भाई जहां पर परपेंडिकुलर होगा प्रोपागेशन के वो ट्रांसवर्स वेव होती है, जिसमें पैरेलल होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो यहां पर जो लाइट होती है उसमें ट्रांसवर्स वेव होती है, पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करते हैं। इसका मतलब फिर गलत क्या लिखा है? गलत है लॉन्गिट्यूडनल। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। हम लोग का आंसर हो जाएगा यहां से डी पार्ट। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। अब देखो बेटा, प्लेन मिरर के बारे में दो बातें आप लोग अच्छे से याद रखना। पहली बात, ये जो प्लेन मिरर होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है, याद रखना ऑलवेज क्या होती है बेटा? ये होती है इंफिनिटी। जो फोकल लेंथ है वो इंफिनिटी और वी कैन से इनफाइनाइट। और अगर हम इसकी पावर की बात करें भाई तो बेटा पावर होती है इसकी 0। फोकल लेंथ इनफाइनाइट और पावर 0। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है भाई? हम लोगों से पूछा गया फोकल लेंथ। दैट इज द फोकल लेंथ विल बी व्हाट? फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। देखो बेटा, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी के प्लेस पर हम लोग डेंसिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। क्लियर बात है। अब यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी किसकी है? वैक्यूम की, उसके बाद एयर, फिर वाटर, फिर ग्लास। तो सबसे कम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहां पर रे ऑफ लाइट सबसे तेज चलेगी। तो यहां पर क्या है कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा होगी। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। कहता है द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। देखो बेटा, अगर हम बात प्लेन मिरर की करते हैं, अगर हम लोग बात प्लेन मिरर की करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग एक बात समझ लो कि जो प्लेन मिरर होता है, आप लोगों के घर में भी प्लेन मिरर होता है, आप लोग अपना फेस देखते हैं उसमें। तो भाई जो प्लेन मिरर है, इसमें अगर कोई पर्सन यहां खड़ा होकर अपना फेस देखता है, तो भाई उसको ये पर्सन की जो इमेज है बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। पहली बात, जो इमेज बनेगी इरेक्ट बनेगी। और बेटा इरेक्ट इमेज ऑलवेज क्या होती है? वर्चुअल होती है। ऑलवेज क्या होती है? वर्चुअल। तो जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई इरेक्ट एंड वर्चुअल, दैट इज सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो किस टाइप की इमेज बनाता है? तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में एक बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में एक बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो इमेजेस बनाता है, ये जो इमेजेस बनाता है वो ऑलवेज कैसी होती है भाई? ऑलवेज डिमिनिश्ड होती हैं, वर्चुअल होती हैं, और वर्चुअल होंगी तो ऑलवेज इरेक्ट भी होंगी, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो इरेक्ट भी होती हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। तो यहां से देख लेते हैं हम लोग हमारा आंसर कहां पर है। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, ए पार्ट हमारा आंसर यहां से हो जाएगा। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। कहता है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है भाई? आप लोग जानते होंगे कि जब भी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कोई भी रे इंसिडेंट करती है और जो रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज इक्वल रहता है। अब देखो ये कह रहा है क्या ये जो लॉ है ये प्लेन मिरर पर फॉलो होता है, कॉन्वेक्स पर होता है या कॉनकेव पर होता है? बेटा देखो, अगर आपका मिरर है प्लेन या है कॉनकेव या है कॉन्वेक्स, तो ये सब पर फॉलो होता है, क्योंकि यहां भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करके ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, यहां भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऐसे, और यहां भी ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहता है। ये हर एक केसेस में होता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं होता कि ये कॉनकेव में वर्क करता है, कन्वेक्स में करता है। तो बेटा ये सब में वर्क करता है, ठीक है ना। तो यहां आप लोग समझ गए होंगे कि आंसर हमारा क्या होने वाला है। हमारा आंसर होने वाला है डी पार्ट, दैट इज ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स। मतलब जो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सभी मिरर पर वर्क करता है, इसके लिए प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव होना नेसेसरी नहीं होता है। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाट इज द पावर ऑफ अ प्लेन मिरर। देखो बेटा, प्रीवियसली क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया था प्लेन मिरर के बारे में, हमने प्लेन मिरर के बारे में अभी डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था प्लेन मिरर के बारे में? हमने आपको बताया था कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है इनफाइनाइट। इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट। और अगर पावर की बात करें तो बेटा पावर होती है 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? हमारा आंसर आ जाएगा 0। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर बात है। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लग रही है देन इसे लाइक शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब देखो भाई, इसके बारे में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये कोई स्फेरिकल
मिरर है हमारे पास। अब इस सर्कल को क्या करते हैं हम लोग, पूरा कर देते हैं ऐसे। अब देखो बेटा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, और ये जो बिल्कुल सेंटर है इसका, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां होता है हमारा फोकस। ये जो डिस्टेंस होता है पोल से लेकर सी तक, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ से लेकर पी तक जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ है, ये जो एफ पॉइंट है, ये पी एंड सी बिल्कुल इसके सेंटर में होता है। क्लियर बात है? इसका मतलब यहां से ये पता चलता है कि एफ जो होता है वो r/2 होता है, जो फोकल लेंथ है वो r/2 होता है, और ये भी कह सकते हैं कि r जो है वो 2 इंटू एफ होता है। इसका मतलब या तो आंसर r इज 2 इंटू एफ है, या फिर f इज r/2। तो हमारे को दिया गया है f इज r/2, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं द विड्थ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट डैश अलोंग विद प्रोपगेशन। कहते क्या इंक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी, क्या रिमेन कांस्टेंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं भाई कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट बीम क्या होती है। देखो बेटा, यहां बात करेंगे कन्वर्जेंट की, फिर बात करेंगे डाइवर्जेंट की, और फिर बात करते हैं पैरेलल बीम की। मतलब क्या होता है तीनों में। देखो भाई, कन्वर्जेंट में क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होती है, किसी लाइट सोर्स से आती है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। डाइवर्जेंट में एक पॉइंट सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलती है और वो वेरियस डायरेक्शंस में क्या होती है, ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ये जो रे ऑफ लाइट जाती है ये एक दूसरे के ऐसे पैरेलल जाती है। तो यहां पर जो विड्थ है, देखो विड्थ यहां पर ज्यादा थी, कम हो गई विड्थ, और कम हो गई। इसका मतलब यहां पर कन्वर्जेंट के केस में जो विड्थ होती है वो डिक्रीज होती है, और यहां पर क्या होती है भाई, डाइवर्जेंट के केस में इंक्रीज होती है। और बात करें अगर पैरेलल के केस में तो रिमेन कांस्टेंट, यहां पर क्या रहती है भाई, कांस्टेंट रहती है। तो क्लियर बात है? तो हमसे किसके बारे में पूछा गया, कन्वर्जेंट के बारे में। तो प्रोपागेशन के साथ यहां पर जो विड्थ होगी दैट विल बी डिक्रीजेस, यहां पर विड्थ डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। कहता है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर is always taken as dash and the focal length of a convex mirror always taken as dash। तो यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखना, कॉन्वेक्स के केस में वो चाहे तो आपका लेंस हो या आपका मिरर हो, दोनों के केस में जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी रहती है पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं कॉनकेव के केस में। अब भाई कॉनकेव में चाहे तो आपका लेंस हो या फिर आपका मिरर हो, दोनों केस में जो फोकल लेंथ होती है, मैं आपको बता देता हूं, वो रहती है नेगेटिव। मतलब कन्वेक्स चाहे लेंस हो या फिर मिरर, दोनों के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव के केस में, दोनों के ही केस में नेगेटिव होती है। अब सबसे पहले बात कर रहा है कनकेव की, तो भाई कनकेव में होगी नेगेटिव, कनकेव में होगी नेगेटिव, और यहां पर होगी पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। देखो बेटा, अगर कनकेव की बात की जाए तो फोकल लेंथ हो या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों ही नेगेटिव लिए जाते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 12, लेकिन मैं कंसीडर करूंगा -12, क्योंकि फोकल लेंथ भी और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही नेगेटिव होती है। अब बात करें अगर फोकल लेंथ की, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि r/2 होती है, मतलब -12 सेंटीमीटर बाय 2 होती है, मतलब -6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज
10 सेंटीमीटर। अब स्फेरिकल मिरर कह रहा है तो बता नहीं रहा है कि वो कनकेव है या कन्वेक्स, तो हमें उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। तो बात कर लेते हैं कि फोकल लेंथ दिया कितना 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है भाई, क्लियर बात है ना। तो 2 × 10 हो जाएगा, मतलब ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर गलत बात है, तो ये फॉल्स आ जाएगा, क्लियर बात है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन था 12। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। कहता है इसमें वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कौन रखता है। देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स क्या करता है, ये हमेशा डिमिनिश्ड मतलब छोटी एंड डायरेक्ट एंड सीधी इमेज बनाता है। और ये जो आपका कॉन्केव है ना, ये क्या करता है भाई, डिमिनिश्ड भी बनाता है और इनलार्ज भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, क्लियर बात है भाई। डिमिनिश्ड भी बनाता है, इनलार्ज भी बनाता है। और अगर हम बात करें इरेक्ट भी बनाता है एंड इन्वर्टेड भी बनाता है, मतलब सीधी भी बनाता है, इमेजेस उल्टी भी बनाता है। लेकिन हमसे क्या बोला गया है कि वाइडर व्यू चाहिए। अब वाइडर व्यू चाहिए तो इमेजेस छोटी बननी चाहिए, जब भी तो आप छोटे से मिरर में बड़ी बड़ी चीजें देख पाओगे। तो यहां पर जो छोटी इमेज बनाएगा और वी कैन से डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा और सीधी इमेज कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स। तो यहां पर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कौन रखेगा, कॉन्वेक्स मिरर रखेगा। और जो आपकी जो व्हीकल्स होते हैं उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है, उसमें जो आपका रियर व्यू मिरर होता है, उस मिरर में भी कॉन्वेक्स मिरर ही लगा होता है, क्योंकि वहां भी आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां उस छोटे से मिरर में देखने की कोशिश करते हो, क्लियर बात है। तो स्टूडेंट यहां पर आंसर आएगा कॉन्वेक्स मिरर। जब भी वाइडर व्यू की बात होगी तो कॉन्वेक्स मिरर विल बी द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अरे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया ये तो भाई, आंसर आएगा सीधा सीधा कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर। अब रियर व्यू मिरर में चाहिए वाइडर व्यू। कैसा चाहिए भाई, जो ये आपका रियर व्यू मिरर है, इस मिरर में क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए वाइडर व्यू। बहुत बड़े बड़े ट्रक आपको छोटे से मिरर में देखने हैं, तो भाई क्या चाहिए फिर, वाइडर व्यू कौन देगा, कॉन्वेक्स देगा, क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड एट द डेंटिस्ट। अब देखो भाई ध्यान से, प्लेन जो बनाता है वो सेम साइज की इमेज बनाता है, सेम साइज। तो भाई ये तो क्या करेगा यूज करके, सेम साइज के टीथ तो उसे बिना मिरर के भी दिख रहे हैं। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, ये स्मॉलर इमेजेस बनाता है। डेंटिस्ट चाहता है कि थोड़ा बड़ा दिखाई दे टीथ, डेंटिस्ट तो ये चाहेगा ना ये टीथ उसको इतना बड़ा दिखाई दे, क्लियर बात है। अब आ जाओ कॉनकेव पर। यस, अगर कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव में अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके फोकस एंड पोल के बीच में रखा होता है, तो एक इनलार्ज इमेज बनती है, तो इसका मतलब वो पास भी, ऑब्वियसली बात है जो डेंटिस्ट है बिल्कुल पास से देखेगा, तो यहां पर क्या होगा, एक इनलार्ज इमेज बन जाएगी, नो डाउट। अगर वो फोकस एंड पोल के बीच में रखता है टीथ को, तो ये एक इनलार्ज इमेज बना देगा और ये उसके काम आ जाएगा। तो फाइनली आंसर भी हमारा कॉनकेव मिरर हो जाएगा, क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बेटा सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितना डिस्टेंस पर रखा है, 20। लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैरी करेंगे -20, क्योंकि u की वैल्यू आप लोग हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ। अब भाई फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। यहाँ पर जो हमारा मिरर है वो कॉनकेव है,
तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा -10 सेंटीमीटर। कहता है, क्लियर बात है। देन द इमेज इज फॉर्म। अब देखो बेटा, यहां पर अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो ये रहा कॉनकेव। अब ये कह रहा है फोकस यहां पर है, ये डिस्टेंस आपको बता दिया गया है कि 10 है। अब ऑब्जेक्ट इसने रखा है 20 पर, इसका मतलब ये भी बता रहा है आपको ये कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब बेटा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप कभी भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जाती है यहां से, ऐसे पास होती है, तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बिहाइंड द मिरर। गलत है, बिहाइंड द मिरर नहीं बनेगी इमेज, ये भी नहीं बनेगी, फोकस पर भी नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपकी इमेज बन जाएगी। क्लियर बात है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास 17। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। कहता है अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और ये दिया गया है आपको -10 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा है वो -10 सेंटीमीटर पर रखा है। अगर हम बात करें, इसने कहा कि जो ऑब्जेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है वो 3 times होती है। भाई देखो जितने टाइम्स भी इमेज प्रोड्यूस होती है वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है। अब मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव? अगर आपकी इमेज बनती है रियल तो आप मैग्निफिकेशन लेंगे नेगेटिव, और अगर आपकी बनती है वर्चुअल तो आप मैग्निफिकेशन लेंगे पॉजिटिव। तो हमारी जो इमेज बनती है वो बनती है रियल, तो हम मैग्निफिकेशन लेंगे नेगेटिव, कितना? -3। अब देखो हम लोग को चाहिए क्या? हमें चाहिए इमेज डिस्टेंस। तो हम एक फॉर्मूला तो जानते हैं ना बेटा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि m इज इक्वल्स टू, मिरर के केस में क्या होता है, -v/u। अभी m कितना है आपके पास? -3। अगर हम बात करें -v/-3, सॉरी नेट 3 नहीं है, -10 है, सॉरी, ठीक है भाई। तो ये कितना आएगा? माइनस से माइनस अगर हम कट कर दें तो यहां से v इज इक्वल्स टू -30 आएगा। यहां से v कितना आएगा भाई? यहां से v आएगा -30। ये जो नेगेटिव साइन है केवल ये बता रहा है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनी है या फिर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है। तो माइनस साइन बताता है कि इन फ्रंट बनी है, और प्लस होता तो बिहाइंड द मिरर होती। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आया है वो आया है 30 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर। तो जो मैग्निफिकेशन है जो कि एक रियर व्यू मिरर जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना भाई। अब देखो रियर व्यू मिरर होता कौन सा है, पहली बात फिर से बात कर लेते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था भाई रियर व्यू मिरर के बारे में कि जो रियर व्यू मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स, क्योंकि ये कैसी इमेजेस बनाता है, ये बनाता है स्मॉलर इमेजेस, वाइडर व्यू देता है। मतलब HI हमेशा क्या होगा, HO से लेस होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट ऑफ इमेज से ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा। क्लियर बात है भाई, कोई डाउट नहीं है। अच्छा अगर यहां से मैं HI/HO को नीचे लेके आ जाता हूं तो यहाँ 1 बन जाएगा। अगर इस HO को उठाकर इसके नीचे लेकर आते हैं तो भाई यही तो मैग्निफिकेशन होता है HI/HO। दैट इज जो m होगा इस केस में लेस देन 1 होगा। क्लियर बात है, जो लेस देन होगा 1 होगा। जब भी स्मॉलर इमेजेस बनेंगी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 ही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। अगर हम 20 की बात करें, कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर ऑफ वेवलेंथ। अब देखो यहाँ वेवलेंथ दिया गया है, अभी वेवलेंथ देख लेते हैं भाई कितना है। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो बेटा वेवलेंथ दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। अभी एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट, ठीक है ना भाई। और उसके लिए आपको 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है।
क्लियर बात है। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें, स्पीड ऑफ लाइट, तो भाई ये भी हम लोग जानते हैं कि 3 इंटू 10 रेशियो दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, ये पूछ रहा है आपसे फ्रीक्वेंसी। देखो भाई हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है कि जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है। मैं इतना जानता हूं, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड है 3 इंटू 10 रेशियो दी पावर 8। फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ है हमारे पास 4000 इंटू 10 रेशियो दी पावर -10। अब यहां से अगर बेटा फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी कितनी बैठेगी, 3 इंटू 10 रेशियो दी पावर 8 अपॉन 4000 इंटू 10 रेशियो दी पावर -10। अगर ये ऊपर ले जाएं हम पावर तो 3 इंटू 10 रेशियो दी पावर 8 इंटू 10 रेशियो दी पावर 10 अपॉन 4000 आएगा। और अगर यहां पर एडजस्ट किया जाए तो 3 इंटू 10 रेशियो दी पावर, भाई 10 और 8 पावर ऐड हो जाएंगी तो 18 हो जाएंगी, अपॉन ये आपका 4000 हो जाएगा। अब ये 3 जीरो यहां से कट करेंगे, 18 से बन जाएगा 15। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी 3 अपॉन 4 इंटू 10 रेशियो दी पावर 15। अगर हम लोग बात करें तो 0.75 इंटू 10 रेशियो दी पावर 15, और अगर पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर कम हो जाएगी, 7.5 इंटू 10 रेशियो दी पावर 14, और हर्ट्ज होती है यहाँ पर यूनिट। तो हमारा आंसर कितना आएगा भाई, आंसर आएगा 7.5 इंटू 10 रेशियो दी पावर 14 हर्ट्ज। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, बी एंड सी आर 1.67, 2.34 and 1.33. In which of the media the speed of light is maximum? देखो बेटा हमने एक बात पहले ही बताई थी आप लोगों को, जो स्पीड होती है लाइट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसका मतलब ये है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वहां स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां होगा वहां पर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी। अगर ए की बात करें तो 1.67 गिवन है, अगर बी की बात करें तो 2.34 गिवन है, और अगर सी की बात करें तो 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है सी का, तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम रहेगी, तो यहां पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। कहता है अ गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। एक गर्ल जो है वो एक मैजिक मिरर के सामने खड़ी है। कहता है शी फाइंड द इमेज ऑफ हर हैंड बिगर, द मिडल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज एंड दैट ऑफ द लेग स्मॉलर। तो कहते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या लगाया होगा। देखो भाई एक्चुअल में क्या है, यहाँ कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो उसका हेड था वो कैसा दिखाई दे रहा है, अभी हेड दिख रहा है बिगर, मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पे एक मिरर लगा है, अभी मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन एक लड़की यहां से अपने आप को देखती है, लड़की यहां से अपने आप को देखती है। अब देखो भाई होता क्या है इसके साथ, ये कह रहा है इसका जो सर है और वी कैन से जो उसका हेड है वो बिगर दिखता है, और जिसकी बॉडी है वो सेम साइज की दिखती है, और इसका जो लोअर पोर्शन है वो स्मॉलर दिखता है। इसका मतलब यहाँ कौन सा मिरर लगा है, देखो बेटा क्योंकि इसका हेड क्या है वो पहले से ग्रेटर दिख रहा है। अब ग्रेटर कौन बना सकता है, ग्रेटर बना सकता है कॉनकेव। अब ये जो बॉडी है ये सेम साइज दिख रही है, ये प्लेन मिरर बना सकता है। और छोटी इमेजेस कौन बनाता है, ये कौन मारेगा, ये करेगा कन्वेक्स। छोटी इमेज बनाने का काम करेगा
कन्वेक्स। मतलब यहाँ पे पहले एक कनकेव मिरर रखा है, फिर एक प्लेन रखा है और फिर एक कन्वेक्स रखा है। तो कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स, दैट इज सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है स्टूडेंट? ये था क्वेश्चन नंबर 22। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा है और फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो सेम क्वेश्चन रिपीट है हमारे पास ये। अब देखो भाई ध्यान से, आप लोगों को पता होगा, तो ये है इसका फोकल, ये डिस्टेंस दिया इसने 15। अब यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जहां इसने ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर पे रख रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख रहा है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। क्लियर बात है? नाउ ये था क्वेश्चन नंबर 23। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इक्वल होगा। बात कर लेते हैं। देखो भाई, मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, इससे ऊपर जो मीडियम है वो एक रेयरर मीडियम है और इसके नीचे एक डेंसर मीडियम है। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक नॉर्मल है, यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाता है। अगर इस नॉर्मल को आगे बढ़ाया जाए तो ऐसे आएगा भाई। अब इस रे ऑफ लाइट को एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जब भी कोई रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा बैंड होती है और नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा दैट विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वी कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर यही काम डेंसर टू रेयरर होता तो फिर यहां पर आर ग्रेटर हो जाता आई से। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। कहता है अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली टू द बाउंड्री सरफेस ऑफ द टू मीडिया देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। अब मान लेते हैं भाई, ये कह रहा है कि इस बार तो नॉर्मली इंसिडेंट होती है रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट होती है। मतलब यही तो नॉर्मल है, यही हमारा नॉर्मल है और यहीं से रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट करती है। तो इस कंडीशन में जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो भी बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, वो बैंड ही नहीं होती। मतलब अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है तो उस कंडीशन में वो बैंड नहीं होती है। तो नॉर्मल के साथ आपका क्या रहेगा? आपका इंसिडेंट भी जीरो रहेगा और आपका रिफ्रैक्शन भी जीरो रहेगा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका 0 डिग्री। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री ऑफ द टू सरफेस। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट है भाई, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका आंसर अगेन कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहते हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव लेंस इज 30 सेंटीमीटर। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो भाई अभी इसमें डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं रहेगी। फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी भाई? अच्छा ये देखो कि मिरर कौन सा है? सॉरी, लेंस है ये, और लेंस है ये कनकेव, और कनकेव के केस में भाई क्या लेते हैं हम? नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? r/2 दैट इज -30/2 -15 सेंटीमीटर। तो यहां से आंसर आएगा हमारा -15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 27। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है इट इज नॉट 108, इट इज 10⁻⁸। क्लियर बात है? तो स्पीड दे रखी है हमें ऑफ लाइट
इन वैक्यूम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं 3 into 10 रेशियो दी पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट बतानी है, स्पीड ऑफ लाइट, इट नॉट ग्लास, इट्स ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया है। कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? n से रिप्रेजेंट करते हैं 1.5। स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट कहां पूछ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब v आपसे पूछ रहा है। देखो भाई, हम लोग एक चीज तो जानते हैं ना, क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वो होता है C/V। तो n कितना है आपके पास? 1.5, 3 into 10 रेशियो दी पावर 8 इंटू v। तो यहां से जो v आएगा दैट विल बी 3 into 10 रेशियो दी पावर 8 अपॉन 1.5 आएगा। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा एक, तो v इज इक्वल्स टू 2 into 10 रेशियो दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 2 into 10 रेशियो दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस। देखो बेटा, किसी भी लेंस के केस में जब भी कोई रे ऑफ लाइट, कन्वेक्स के केस में, ये क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स के केस में अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आती है और कहीं रे इंसिडेंट होती है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, क्योंकि जब भी ये फोकस से जाएगी तो हमेशा क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेक पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट कम फ्रॉम सोर्स ऑफ इंसिडेंट। देखो भाई ध्यान से, यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट कौन बना सकता है? देखो भाई, एक तो हमारे पास ये जो कनकेव होता है, ये जो कनकेव मिरर होता है, अगर यहां कोई भी रे ऑफ लाइट इसके फोकस से आती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा सकती है। यहां से भी अगर कोई फोकस से आएगी तो ये पैरेलल जाएगी। इसका मतलब ये जो कॉनकेव मिरर है ये बना सकता है क्या? ये बना सकता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब आते हैं, एक और होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्स लेंस। ये क्या है भाई? ये है कन्वेक्स लेंस। इसके केस में भी क्या होता है? अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर इस पे इंसिडेंट होती है तो ये उसे पैरेलल भेज देता है। अगर और भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी तो ये उसे भी पैरेलल भेजेगा। तो ये भी क्या कर सकता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना सकता है। तो हमारा आंसर होगा कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर। कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। तो आपका पहला पार्ट आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स लेंस। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। कहता है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज रियल एंड इरेक्ट। कहता है कि जो कनकेव होता है वो ऑलवेज रियल एंड इरेक्ट बनाता है। जी नहीं, ये जो कनकेव होता है ये रियल भी बना सकता है, ये वर्चुअल भी बना सकता है, लेकिन वर्चुअल केवल एक ही केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं। क्लियर बात है? अब बात आती है, क्या ये इन्वर्टेड भी बनाता है? यस, ये इन्वर्टेड भी बनाता है और ये इरेक्ट भी बनाता है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब ये बात लिखी है बिल्कुल गलत, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑलवेज रियल एंड इरेक्ट बनाता है। नहीं, ऑलवेज रियल एंड इरेक्ट नहीं बनाता। ये था क्वेश्चन नंबर 31। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32। क्लियर बात है? तो ये कहता है कि कुछ मैच द फॉलोइंग है हमारे पास। अगर हम लेंस फॉर्मूला की बात करें तो भाई ए जाके आपका मीट कर जाएगा किससे? सेकंड वन से, क्योंकि लेंस फॉर्मूला होता है 1/v इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। स्नेल्स लॉ जो आपका एंगल ऑफ
जो स्नेल्स लॉ की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या होता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सामने है, ये C/V से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, और पावर ऑफ लेंस भी ये बिल्कुल सामने है। तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा और सेकंड का फर्स्ट, थर्ड फोर्थ, दैट इज सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 32। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ फॉर्म एन इमेज which is n time the size of the object, the distance of the object from the lens। देखो बेटा, जब भी आपको दिया गया हो ना कि लेंस इतने टाइम्स इमेज बनाता है, 2 टाइम बनाता है, 3 टाइम बनाता है, 4 टाइम बनाता है, तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है। अगर यहां पर बोलता है कि n टाइम्स बनाता है तो समझ में आता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को n। अब आप लोग जानते होंगे कि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है V/U। ये मिरर के केस में -V/U होता है, लेंस के केस में होता है V/U। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू n दे रखी है तो आ गया V/U। अगर यहां से V की बात की जाए तो n × U आ जाएगा। अब देखो एक लेंस फॉर्मूला होता है जिसका मतलब क्या है भाई, 1/f = 1/V - 1/U। अगर यहां बात करें 1/f = 1/V की वैल्यू कितनी है, n × U - 1/U। तो यहां से अगर हम देखें बेटा 1/f = 1/U कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा आपके पास 1/n - 1। एलसीएम ले लेते हैं, यहां से एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, u को क्रॉस में भेजते हैं, f को इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो फाइनली बनेगा 1 - n/n। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी भाई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास u की। तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा भाई, जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा f 1 - n/n, दैट इज डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। कहता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर कितनी दे रखी है भाई, पावर दे रखी है हम लोगों को +5 डायोप्टर। द नेचर ऑफ द लेंस, अरे भाई जब यहां पर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव फोकल लेंथ वाले कौन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं कन्वेक्स। अब कन्वेक्स कौन होते हैं भाई, लेंस है या मिरर, लेंस है, तो लेंस है तो कन्वर्जेंट है भाई। जो कन्वर्जेंट ही तो होते हैं ना कन्वेक्स, क्योंकि रे ऑफ लाइट जितनी आती है वो कन्वर्ज हो जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, ठीक है ना। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा कन्वर्जिंग। क्लियर बात है। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 34। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। कहता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। अब लेस देन 1 किसकी होगी, जो हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो भाई यहां पर हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, सॉरी ओनली वर्चुअल कहना करेक्ट नहीं होगा। अब देखो ये बनाता है हमेशा क्या करता है, वर्चुअल बनाएगा और डिमिनिश्ड बनाएगा, और जो डिमिनिश्ड इमेजेस बनाएगा उसी के लिए मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई कॉनकेव, हमारा आंसर आ जाएगा कॉनकेव। ये था क्वेश्चन नंबर 35। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। कहता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 3 times टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। देखो भाई हम लोग इतना जानते हैं, ये कह रहा है कि जो v है, जो इमेज डिस्टेंस है वो 3 times है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ठीक है भाई। मतलब जो इमेज डिस्टेंस है v वो 3 times है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। तो यहां से V/U कितना हो जाएगा 3। तो अभी V/U ही क्या होता है, यही तो मैग्निफिकेशन होता है भाई। मैग्निफिकेशन का ही तो फॉर्मूला होता है V/U। तो यहां से मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी 3। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है टू मेक एन इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट with convex lens of focal length f, the object should be placed
तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कन्वेक्स हमारे पास एक लेंस है, ये इसका फोकस है, ये 2f है, ये भी फोकस मान लेते हैं, ये 2f मान लेते हैं, f डैश लगा देते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, इसको चाहिए कैसी इमेज, एक तो चाहिए रियल, दूसरा चाहिए इन्वर्टेड एंड लार्जर। देखो भाई, अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हैं, अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो बहुत ही डॉट लाइक इमेज आपकी बनती है फोकस पर। क्लियर बात है। अब जैसे आप यहां लाते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं तो आपकी इमेज बनती है यहां पर, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटी बनती है। ऑब्जेक्ट से क्या बनती है, छोटी बनती है। तो यहां भी नहीं रखेंगे। जब आप 2f2 पर रखेंगे तो जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज बनेगी, तो यहां भी आपका काम नहीं चलेगा। मतलब आप 2f एंड f के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपकी इनलार्ज इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर बात है। तो आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा 2f एंड f के बीच में, तो बिटवीन f एंड 2f विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 38। क्लियर बात है। तो कहता है एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस of the water, glass and sulfuric acid are this one, in which of the following light travel the fastest। देखो बेटा, यहाँ फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो भाई यहाँ है तीन चीजें। पहला वाटर जिसमें है 1.33, दूसरा है ग्लास इसका दिया गया है 1.53, और तीसरा हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो यहां पर है 1.43। हम लोग इतना जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ वाटर का, तो वाटर में रे ऑफ लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। कहता है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब एट एन इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन द रे कमिंग आउट ऑफ द स्लेब एंड द नॉर्मल टू द फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लेब फ्रॉम व्हिच इट कम्स आउट। देखो भाई ध्यान से, ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, ये आपसे कहना चाह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है, यहां ग्लास होगा और ऊपर एयर होगी। तो जब ये रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट करेगी तो कहता है कि नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है, ये जो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल फॉर्म करती है वो करती है 60 डिग्री। अब क्या होगा, जब ये रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में एंट्री करेगा तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई, जब ये यहां से वापस निकलेगा, अब ये डेंसर से रेयरर में जा रहा होगा तो फिर से थोड़ा सा दूर हटेगा, और फाइनली ये जो आपकी रे ऑफ लाइट आ रही थी इनिशियल वाली, ये इसी के पैरेलल जाती है। तो यहां से वापस अगर इस एंगल की बात की जाए तो ये भी 60 डिग्री ही हो जाता है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है तो नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएंगी। तो यहां पर भी आपका 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है। तो नेक्स्ट वन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। कहते हैं टू थिन लेंसेज ऑफ पावर 3 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, देन द पावर ऑफ द फोकल। देखो भाई, अगर हम बात करें, मेरे पास पहले लेंस की पावर है 3D। आप जानते हैं कौन है ये? यह है कन्वेक्स, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 गिवन है भाई -2 डायोप्टर। तो अगर यहां बात करें तो भाई ये है कनकेव, क्योंकि नेगेटिव है। चलो इसके बारे में हमें जरूरत नहीं थी। हम जानते हैं P = होता है बेटा P1 + P2, तो हो जाएगा 3 + -2 मतलब 1।
तो फाइनली आंसर आएगा +1 डायोप्टर। तो पावर तो पता चल गई कि +1 डायोप्टर है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, ना तो ये आंसर है और ना ही ये आंसर है। अगर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ होता है 100/p। अगर यहां सेंटीमीटर में रखते हैं, अगर हम रखते हैं यहां पर, अगर सेंटीमीटर में रखते हैं तो 100 आता है, अगर मीटर में रखते हैं तो 1/1 आता है। तो 100/1 दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आ गया हमें कि 100 सेंटीमीटर आएगा भाई। पॉजिटिव आएंगे दोनों तो बी पार्ट आंसर होगा, डी पार्ट भी आंसर नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास जो पावर है वो +1 आ गई और जो फोकल लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 था और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप लोग अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हमारी न्यू वीडियो लॉन्च हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।